और अब बात करेंगे कर्नाटक के चुनाव की। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें कर्नाटक चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, दिल्ली से देवेंद्र पराशर और बेंगलुरु से टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं देवेंद्र आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि अब बस किसी भी वक्त लगभग 25 मिनट का वक्त बचा है जब इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा। किस तरह के समीकरण आप कर्नाटक में देख रहे हैं फिलहाल? और पहले तारीखों के अंदाजे की बात कर लें तो 13 या 14 मई के आसपास कर्नाटक में एक फेज में वोटिंग हो सकती है और संभव है कि 16, 17, 18 में से कोई एक तारीख हो जिसके लिए काउंटिंग रखा जाएगा। दूसरी चीज़ की समीकरण की बात करें तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इस बात पर नज़र टिकी रहेंगी कि क्या इस बार के चुनाव में किसी एक दल को बहुमत आता है या पिछली बार की तरह भी जो मैंडेट रहेगा वो एक बिखरा हुआ मैंडेट आता है। क्योंकि पिछली बार आपने सबने देखा कि किस प्रकार से चुनाव के नतीजों के बाद एक नाटकीय स्थिति उभरी और कैसे जेडीएस और कांग्रेस पहले साथ आ गई थी, बाद में जोड़तोड़ हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, वो अलग चीज़ है। तो ऐसे में इस बार के मैंडेट में क्या किसी एक दल को बहुमत आता है? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा उम्मीद सिर्फ इस लिहाज से नहीं कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि कर्नाटक में सरकार बनाए, बल्कि इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कर्नाटक का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को भी संसाधनों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्य में अगर उसकी सरकार हो तो समझा जा सकता है कि संसाधनों के लिहाज से कितना उपयोगी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने में। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से रहेगा कि लगातार दूसरी बार जीतने को लेकर एक मोमेंटम सेट होगा कि किस प्रकार से दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ऑलरेडी अच्छा करते रही है और अगर दूसरी बार वो जीतती है तो इसका असर बाकी दूसरे राज्यों में जो सपना वो देख रही है, जैसे तेलंगाना जैसे राज्य में, वहां भी आगे ट्रांसपायर हो सकता है। दूसरी चीज़ की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जीत के बाद एक बार फिर से कर्नाटक में अगर बीजेपी की जीत होती है तो एक मोमेंटम हासिल होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में चलता है। ये सारे नैरेटिव्स को लेके बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी समीकरण को साधने के लिए जो कुछ भी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है ताकत झोंकने के लिहाज से वो होता दिख रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही अहम फैक्टर रहेंगे, लेकिन एक बात है, हमारे साथ टी राघवन भी जुड़े हैं। राघवन, देखिए, क्योंकि होता है ना कि अपने स्ट्रांग को और स्ट्रांग बना लो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक स्ट्रांग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने 2018 की बात की जाए तो जैसा आप जानते हैं कि आप बेहतर बता पाएंगे, एक हो गया आपके बॉम्बे कर्नाटका, एक हो गया हैदराबाद कर्नाटका, उसके बाद हो गया सेंट्रल और साथ ही साथ हो गया कोस्टल कर्नाटका। ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी ने जबरदस्त किया था और उसमें सबसे ज्यादा तो शायद आपको याद होगा जिसमें जो बॉम्बे कर्नाटका था उसमें शायद 13 से लेके 30 तक सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो ये जो सेंटर्स है, क्या बीजेपी अभी भी यहां पर मजबूत है? जी बिल्कुल, देखिए, ये अगर रीज़न की बात कर लें, जैसे आप बॉम्बे कर्नाटका कह रहे हैं, उसे अब बीजेपी सरकार ने उसका नाम बदल दिया है, इसे अब कित्तूर कर्नाटका कहा जाता है। 50 सीटें हैं, मेजॉरिटी जो सीटें हैं उसमें जीत हार का फैसला लिंगायत करते हैं और जैसा हम आपको पता, लिंगायत कोर वोट बैंक है बीजेपी का, जो पिछले 25 सालों से लगातार बीजेपी को वोट करता आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कित्तूर कर्नाटका जो है एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। हुबली से शुरू होकर बेलगावी तक जितने भी 8 जिले हैं वहां पर हमेशा से बीजेपी का बोलबाला रहा है। जहां तक कल्याण कर्नाटका की बात है, जिसे आप हैदराबाद कर्नाटका कह रहे हैं, उसका भी नाम अब बदल दिया गया है। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ये कहते हैं कि हैदराबाद कर्नाटका निजामों की याद दिलाता है, इसीलिए इसका नाम बदलकर अब कल्याण कर्नाटका कर दिया गया है। कल्याण कर्नाटका इसलिए क्योंकि वहां बसव कल्याण है। बसव कल्याण वो जगह है जहां पर बसवन्ना, जो बहुत बड़े यहां पर चिंतक हुए थे, विचारक हुए थे, उनकी जन्मस्थली है। कल्याण कर्नाटका की बात कर ले तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का इस बार रहेगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा SC ST वोट हैं। 24% जो है पूरी आबादी कर्नाटक में है और जिस तरह से इंटरनल रिजर्वेशन डिवीजन अभी किया गया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का यह कहना है कि एक सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है और यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी पिछले 7 बार यहां पर आए और हर बार वो ये कहते हैं कि इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। पिछले 3 चुनावों की बात कर लें, 8, 13 और 18 की, तो 13 में सिर्फ कांग्रेस को 122 सीटें सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उस वक्त बीजेपी को छोड़ दिया था जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे येडियुरप्पा। आप यहां ध्यान दें, केजेपी पार्टी बनाई थी, 9% वोट मिले थे, 5 सीटें जीत गए थे। तकरीबन 56 सीटों पर बीजेपी की हार का कारण येडियुरप्पा बने थे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले येडियुरप्पा फिर पार्टी में आए और उसके बाद 18 में हमने देखा कि बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी 104 सीटों के साथ बनकर आई। येडियुरप्पा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बार वो सीएम की रेस में नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लिंगायत नाराज हैं। रिजर्वेशन की भी बात कर लें तो लिंगायतों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, 15% रिजर्वेशन की वो मांग कर रहे थे, 2% उन्हें मिला है। साथ ही साथ बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में, आप बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ओल्ड मैसूर रीजन की जो 61 सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। वोकली का बेल्ट है, जेडीएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार राघवन, साथ ही आप ये भी बताते चलिए, क्योंकि आपने बताया कि इस बार बीएस येदियुरप्पा सीएम की रेस से बाहर है, लिंगायत समुदाय नाराज है, ये हमने देखा भी था। तो क्या इसका असर आने वाले चुनावों में पड़ेगा और फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये गृह राज्य भी आता है? जी बिल्कुल, देखिए 2019 की एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं। 2019 में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लोकसभा का चुनाव में खड़गे का गढ़ माना जाता है कलबुर्गी, वहां से बीजेपी ने उमेश यादव ने हरा दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे के, जो अभी एआईसीसी प्रेसिडेंट है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एससी एसटी जो वोट है, खासतौर पर एससी लेफ्ट जो वोट है, वोट बैंक, वो पूरा का पूरा एक साथ शिफ्ट हुआ था। हमने देखा कि 28 में से 25 सीटें बीजेपी अपने बूते पर जीती थी। एक सीट जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी मंड्या से, सुमलता अम्बरीश, उनको भी बीजेपी के सपोर्ट के साथ वहां पर जीत हासिल हुई थी। तो आप देखिए, अगर 2019 को अगर हम एक पैरामीटर की तरह लें तो बीजेपी को लगता है कि इस बार अगर एससी एसटी वोट और वोकली का वोट में अगर बीजेपी कुछ तरह से इन्फिल्ट्रेट कर पाती है, कुछ उससे गेन कर पाती है, तो ये जो लॉस हो रहा है लिंगायत वोट बैंक का येडियुरप्पा की नहीं होने की वजह से, लिंगायत समुदाय की नाराजगी होने की वजह से, वो कॉम्पनसेट भी हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि येडियुरप्पा के जो बेटे हैं विजेंद्रा, वो भी बहुत बड़े लिंगायत लीडर की तरह उभर रहे हैं और हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट देकर इस डैमेज को थोड़ा और कंट्रोल कर। बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से जो पिछड़ा वर्ग है उसे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, अगर हम बात करते हैं 2018 की, हम जब उसको लेके चल रहे हैं कि बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर देखा जाए तो एससी वोट में जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था। सीटों में भी 2 सीटें आगे पीछे रही थी और वोट परसेंटेज भी बीजेपी का 35% था और 38% आया था कांग्रेस का। लेकिन एसटी में बीजेपी ने भले ही 40% उन्होंने वोट लिया हो, लेकिन 6 सीटें आई थी, जबकि 8 सीटें मिली थी कांग्रेस को, जबकि उनके जो वोट परसेंट था वो करीब 2% कम, करीब 38% के करीब था। तो बीजेपी का जो फोकस है एससी और एसटी, ये बीजेपी किस तरह से इस वक्त लेकर चलेगी जब चुनाव में उतरेगी कर्नाटक में? देखिए, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि और बीजेपी जो मान के चल रही है कि उसके लिए तुरुप का पत्ता था कि फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एससी रिजर्वेशन हो या एसटी रिजर्वेशन हो, दोनों में जिस प्रकार से इजाफा किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने उसके परसेंटेज में, तो उसको ये पार्टी मानकर चल रही है कि उसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक असर नीचे ग्राउंड पे पड़ेगा। दूसरी चीज़ की जिस वोकालिंगा कम्युनिटी की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो कि 2019 में करते हुए दिखा भी, उसको लेकर कैंपा गौड़ा जो कि वोकालिंगा कम्युनिटी के सबसे बड़े आइकॉन हैं, आपको याद होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनके स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था। उसी कम्युनिटी की शोभा करंदलाजे आती हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं, राज्य सरकार में भी 6 से 7 मंत्री हैं उस कम्युनिटी के। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि वोकालिंगा कम्युनिटी को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। जो सोशल इंजीनियरिंग को लेके जो भी फॉर्मूला अपनाया जा सकता था, बीजेपी आला कमान के निर्देश पे कर्नाटक की राज्य सरकार ने उसको ग्राउंड पे उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा, जैसा कि राघवन भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, कि लिंगायत कम्युनिटी में क्या वैसा जोश आप फिर से उभार पाते हैं जो कि येदियुरप्पा के लिए होता है। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने यही जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहां तक कारगर होती है और किस तरह से इसको बीजेपी अमली जमा पहनाती है, ये भी आप लोगों से जानेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।